यह एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसने अपनी शादी को टूटते देखा, किसी जुनून भरे अफेयर से नहीं बल्कि निस्वार्थ शब्द में लिपटे धोखे से। उसने उस तरह से धोखा नहीं दिया जैसा आप सोचते हैं। वह किसी होटल में छिपकर नहीं गई, उसने आधी रात को किसी दूसरे आदमी को मैसेज नहीं किया। वह उसी घर में रही, खाना बनाया, अपने पति को शुभ रात्रि चूमा और चुपचाप किसी दूसरे आदमी के बच्चे को कोख में पालने के लिए सहमत हो गई, उसे बताए बिना। और सबसे बुरा हिस्सा, वह बच्चा उसकी बहन के पति का था। उसकी पत्नी ने एक जीवन बदलने वाला फैसला लिया, उनके साझा पैसे का इस्तेमाल किया, एक और जोड़े को इसमें शामिल किया और कभी उससे पहले पूछा तक नहीं। जब तक उसे पता चला वह पहले ही गर्भवती हो चुकी थी और जब प्रसव का समय आया उसने उसे अकेले सामना करने के लिए छोड़ दिया। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ धोखे की कहानी नहीं है, यह बदले, चुप्पी और ठंडे न्याय की कहानी है। कहानी ऐसे शुरू होती है। मेरी पत्नी ने अपने कपड़े उतारे बिना ही मुझे धोखा दिया। वह किसी दूसरे आदमी के साथ नहीं सोई, उसने बस अपना शरीर उसे पेश कर दिया और मुझसे पहले कभी पूछा तक नहीं। और जब उसने आखिरकार मुझे बताया तो वह पहले ही गर्भवती थी, अपनी बहन के पति के बच्चे से। क्या होगा अगर वह व्यक्ति जिसके साथ आपने अपनी पूरी जिंदगी बिताने की कसम खाई थी अचानक यह तय कर ले कि आपकी भावनाओं का कोई मतलब नहीं है और फिर आपको अपनी ही छत के नीचे बेवफाई के सबसे बड़े कृत्य का गवाह बनने पर मजबूर करे? हम यहां तक कैसे पहुंचे? मेरी प्यारी पत्नी, हमारे 3 बच्चों की मां, वह महिला कैसे बन गई जिसकी मैंने प्रसव पीड़ा में मदद करने से इनकार कर दिया? किसी दूसरे आदमी के बच्चे को कोख में लिए हुए? हमारी एक सपनों की जिंदगी थी। 6 साल तक लीसा और मेरी ऐसी जिंदगी थी जिसका लोग सपना देखते हैं। उपनगरीय गली, ताजे कटी हुई घास, 3 बच्चे जिनमें से 2 जुड़वां थे, हंसी, नहाने के समय की अफरा तफरी और रविवार सुबह पैनकेक युद्ध से भरा घर। मैं काम से घर आता और वह वहीं होती, लीसा रसोई में नंगे पैर, उसकी मुलायम सूती टी शर्ट उन वक्रों को गले लगाए हुए जिन्हें मैं दिल से जानता था। वह अपनी बाहों में मुझे भर लेती, फुसफुसाती, डायपर फट गया, खाना जल गया, बर्तन तुम्हारी बारी है। हम हंसते, हम चुंबन करते और कुछ रातें हम ऐसे प्यार करते जैसे हम अभी भी नवविवाहित थे, शांत, बेदम, चादरों में लिपटे हुए, किशोरों की तरह एक दूसरे को फिर से खोजते हुए उलझे हुए। वह हमारी ताल थी, हमारा बुलबुला। लेकिन बुलबुले हमेशा फूटते हैं। अब यहां है वह चुनाव जिसने सब कुछ तोड़ दिया। यह एक शांत शाम को शुरू हुआ। बैकग्राउंड में एक बेवकूफी भरा कॉमेडी शो चल रहा था। मैं मुश्किल से देख रहा था। वह अपने फोन पर स्क्रॉल कर रही थी। फिर उसने कहा, ग्रांट, मैंने कुछ करने का फैसला किया है। बस ऐसे ही, सपाट, अंतिम। मेरा पेट कस गया। लीसा उस लहजे का इस्तेमाल तभी करती थी जब वह किसी फैसले को मुझ पर थोपने वाली होती थी। मैंने टीवी बंद कर दिया। क्या हो रहा है? उसने अपने कान के पीछे बालों का एक गुच्छा दबाया और कहा, मैं सारा की सरोगेट बनने जा रही हूं। मैं पलक झपका, घबरा कर हंसा। क्या? रुको। जैसे सच में? हाँ, केविन और सारा का बच्चा नहीं हो सकता। मैं सबसे अच्छी उम्मीदवार हूं। हम डीएनए साझा करते हैं। और यहां असली छुरी आई। मैंने पहले ही क्लिनिक से बात कर ली है। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मेरे बिना, मेरे इनपुट के बिना, एक भी बातचीत के बिना। मेरी आवाज लड़खड़ाई। क्या तुम कह रही हो कि तुम केविन का बच्चा पाल रही हो? सारा और केविन का, आनुवंशिक रूप से उनका। मैं सिर्फ वाहक हूं। मेरी दुनिया घूम गई। वह किसी दूसरे आदमी के साथ नहीं सोई थी, लेकिन वह अपनी कोख उसे पेश कर रही थी और किसी तरह वह और भी बुरा लगा। तुमने यह कब तय किया? मुझे बताए बिना? उसने अपनी ठुड्डी उठाई। मुझे पता था कि तुम घबरा जाओगे। मैं झगड़ा नहीं चाहती थी। यह मेरी बहन के लिए है। केविन और मैंने इस पर विस्तार से बात की है। मैं ये कर रही हूं। मैं जम गया। केविन और तुम, हमें चिकित्सा पक्ष को समझना था। और तुम्हारा पति? मैंने झटके से कहा। क्या मैं अब परिवार का हिस्सा नहीं था? वह करीब आई। यह मेरा शरीर है, ग्रांट। मुझे उम्मीद थी कि तुम मेरा समर्थन करोगे। मुझे अपने सीने में 1000 पाउंड का गुस्सा उठता हुआ महसूस हुआ। समर्थन? तुम सिर्फ शरीर का फैसला नहीं ले रही हो, तुम हमारी शादी को बर्बाद कर रही हो। तो शायद हम उतने मजबूत नहीं थे जितना मैंने सोचा था। वह वाक्य, वह क्षण था जब सब कुछ बदल गया। फर्टिलिटी दवाएं और ठंडी रातें के बारे में विवरण। कुछ दिनों बाद मैं घर आया तो हमारे फ्रिज में सिरिंज और हार्मोन पैक मिले। वही फ्रिज जहां हम बच्चे की बोतलें और जूस के डिब्बे रखते थे। वह काउंटर पर खड़ी थी, फर्टिलिटी निर्देशों को किसी रेसिपी बुक की तरह पलट रही थी। यह सब क्या है? दवाएं जल्दी आ गईं। मैं कल से शुरू करूंगी। मेरे हाथ कांप रहे थे। तुम्हें नहीं लगा कि हमें इस पर फिर से चर्चा करने की जरूरत है? मैंने तुम्हें बताया था। मैं आगे बढ़ रही हूं। हमारा बेडरूम,
ठंडा पड़ गया। हम मुश्किल से बात करते थे। हम अब एक दूसरे को छूते भी नहीं थे। वह मेरे सीने पर सो जाती थी। अब हम बंद दरवाजों के पीछे सोते थे। वह गेस्ट रूम में, मैं मास्टर बेडरूम में। एक रात उसने धीरे से दस्तक दी। मेरे पैरों में ऐंठन हो रही है। क्या तुम उन्हें मालिश कर सकते हो जैसे पहले करते थे? मुझे वे रातें याद आईं। कैसे मैं जुड़वां बच्चों की गर्भावस्था के दौरान उसकी पिंडलियों की मालिश करता था। कैसे वह चुंबन के बीच और जोर से फुसफुसाती थी। अब मैंने उसे खाली आंखों से देखा नहीं, और दरवाजा बंद कर दिया। अब हम वकीलों, शांत डिनर और बंटे हुए घर में प्रवेश कर रहे हैं। मैंने एक वकील से संपर्क किया। जैसे ही उसे पता चला, वह भड़क उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह फुसफुसाई। तुमने मेरी पीठ पीछे काम किया। मैंने कहा, ठीक वैसे ही जैसे तुमने मेरे साथ किया। तुम मुझे छोड़ रहे हो? नहीं, मैंने ठंडेपन से कहा। तुमने पहले हमें छोड़ा। हम एक अनिवार्य साल तक एक ही छत के नीचे रहे। लीसा ने दावा किया कि उसे बच्चों के लिए बेड रेस्ट और स्थिरता की जरूरत है। अलग अलग खाते थे, केवल जरूरत पड़ने पर बात करते थे। बच्चों को यह महसूस हुआ। हमारे सबसे बड़े ने पूछा, आप मां को अब गले क्यों नहीं लगाते? मैं समझा भी नहीं पाया। आप एक बच्चे को कैसे बताते हैं कि उसकी मां ने उसके पिता को मुस्कान के साथ धोखा दिया? अब यहां हैं अवांछित मेहमान और परम अपमान। फिर केविन और सारा आने लगे बिना बुलाए। वे मेरे लिविंग रूम में बैठे बच्चे की कैटलॉग पलट रहे थे। लीसा अपने बढ़ते पेट को एक चमकती हुई संत की तरह सहला रही थी। हम बस लीसा को योजना बनाने में मदद कर रहे हैं, केविन ने कहा। मैं भड़क गया। तुम यह अपने घर में क्यों नहीं करते? लीसा ने घूर कर देखा। वे परिवार हैं, मेरे लिए नहीं, मैंने कहा। अब नहीं। आगे हम बर्फीले इनकार और टूटने के बिंदु में आते हैं। जैसे जैसे उसका पेट बढ़ता गया, वैसे वैसे उसकी मांगें भी बढ़ती गईं। क्या तुम मुझे कुछ पटाखे दिला सकते हो? नहीं, केविन से पूछो। एक तकिया। मेरी समस्या नहीं है। वो कुछ रातें रोई, लेकिन मैं पत्थर बना रहा। वह पहले मेरी गर्माहट मांगती थी, अब उसे केवल मेरी चुप्पी मिलती थी। उसने मुझे बेरहम कहा। उसके माता पिता ने मुझे राक्षस कहा। मुझे परवाह नहीं थी। वे उस रात वहां नहीं थे जब उसने हमारी शादी के ऊपर केविन के भ्रूण को चुना था। यह लगभग 12:30 था। उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी, घबराई हुई थी। ग्रांट, मेरा पानी टूट गया, कृपया मदद करो। वह सिसक रही थी, पसीने से भीगे बाल। उसकी आंखें भीख मांग रही थीं। मैंने अतीत के बारे में सोचा, हमारे पहले बच्चे के जन्म के दौरान उसका हाथ पकड़े हुए, दर्द में चीखते हुए, तुम बहुत अच्छा कर रही हो जान, फुसफुसाते हुए। अब मैं स्थिर खड़ा रहा। केविन को बुलाओ, मैंने कहा। वो जवाब नहीं दे रहा, सारा भी नहीं। 911 पर फोन करो, उसने विनती की। कृपया मुझे यह अकेले मत करने दो। मैंने उसे घूर कर देखा। देख लो, और दरवाजा बंद कर दिया। 15 मिनट बाद एम्बुलेंस उसे ले गई। मेरे फोन पर उसके परिवार से गुस्से भरे वॉइसमेल की बाढ़ आ गई। मैंने उन सभी को हटा दिया। वो कुछ दिनों बाद घर आई, पीली खोखली आंखों वाली, एक नवजात बच्ची के साथ। बच्ची यहां क्यों है? सारा अभी भी ठीक हो रही है। केविन अभिभूत है। तुमने फिर से स्वेच्छा से काम किया, मैंने सपाट रूप से कहा। तुमने अपनी पसंद बनाई, इसके साथ जियो। बच्ची रात भर रोती थी। लीसा ने मदद की भीख मांगी। मैंने हर बार मना कर दिया। बस 30 मिनट। नहीं, केविन को बुलाओ। वह टूट गई, रोते हुए चिल्लाते हुए कहती रही कि मैं ठंडा हूं। मैं टस से मस नहीं हुआ। और फिर आया फैसला। तलाक का मामला आखिरकार अदालत में गया। मेरे वकील ने सब कुछ उजागर कर दिया। गुप्त निर्णय, जाली वित्तीय दस्तावेज, धोखा। लीसा की टीम ने मुझे क्रूर चित्रित करने की कोशिश की, लेकिन जज अंधे नहीं थे। उसने मेरे पक्ष में फैसला सुनाया। प्राथमिक हिरासत, बच्ची के प्रति कोई वित्तीय दायित्व नहीं। लीसा को संयुक्त धन वापस करने का आदेश दिया गया। लीसा बाद में हॉलवे में रोई। मेरा मतलब कभी ऐसा नहीं था, उसने फुसफुसाया। मुझे माफ कर दो, मैंने ठंडेपन से देखा। तुम स्वायत्तता चाहती थी, अब तुम्हें मिल गई। लीसा बच्ची के साथ बाहर चली गई। हिरासत के आदान प्रदान पर वह कमजोर दिखती थी, मुस्कुराने की कोशिश करती थी, पहुंचने की कोशिश करती थी। मैंने अपने जवाब छोटे रखे। केविन और सारा, उन्होंने आखिरकार बच्ची को ले लिया, लेकिन वे मेडिकल बिलों और तनाव में डूब रहे थे। लीसा अपना पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रही थी। मैंने फिर से निर्माण किया। मेरे बच्चे सुरक्षित थे, मेरा घर फिर से शांत था। एक रात मेरे सबसे बड़े ने डिनर से ऊपर देखा और पूछा, पिताजी, क्या आप अभी भी मां से प्यार करते हैं? मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, मैं उसकी परवाह करता हूं क्योंकि वह तुम्हारी मां है। लेकिन विश्वास के नष्ट होने पर प्यार मर जाता है। लोग मुझे बेरहम कहते हैं, शायद मैं हूं, लेकिन उसने एक फैसला लिया मेरे बिना, और उसे उसके परिणामों का सामना करना पड़ा। मेरा बदला जोरदार नहीं था,
यह गुस्सा नहीं था, यह चुप्पी थी, अनुपस्थिति थी, और उसे मेरे बिना गिरने देना था। उसने बच्चे को पाला, मैंने सच्चाई को पाला, और अंत में मैं अपनी गरिमा, अपनी स्वतंत्रता और अपने बच्चों के साथ चला गया। वह बच्चे के साथ चली गई और अपने निस्वार्थ कार्य के मलबे के साथ। तो सवाल यह है, क्या यह बदले का सबसे ठंडा रूप था या सिर्फ धोखे का प्राकृतिक परिणाम? क्या वह बहुत आगे निकल गया या उसने एक ऐसी सीमा पार कर दी जिसे कोई माफी ठीक नहीं कर सकती थी? नीचे टिप्पणी करें, क्योंकि यह कहानी इंटरनेट को बांटने वाली है। लाइक करें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह सुनने की जरूरत है, और ऐसी और वास्तविक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें जो आपको अवाक कर देंगी। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़े धोखे होटल के कमरों में नहीं होते, वे आपके लिविंग रूम में ही होते हैं।